बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन किराम, KPK की मौजूदा सूरत हाल, सैलाबी रेले, लोगों जानों की बाजी हार रहे हैं, डूब रहे हैं, मकानात डूब रहे हैं, दगर गूं हालात हैं। और इसी तमाम में इसका एक मशहूर ज़िला कोहिस्तान जो वादी जन्नत नज़ीर है, जहाँ की लकड़ी पूरी दुनिया में जाती भी है और उसके जंगलात को काट काट कर लोग ब्लैक का काम कर करके कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन नहीं बदली अगर तकदीर तो उस ज़िले कोहिस्तान की। और आज उस छोटे से कोहिस्तान ज़िला जो इतना खूबसूरत ज़िला और जिसके मकीन कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस हवाले से एक होशरुबा कहानी सामने आई है और बड़े चशम कुशा किस्म के इंकशाफात हैं। इस बारे में गुफ्तगू करने के लिए हमने पाकिस्तान के मशहूर तज्ज़िया निगार, तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी और आप सब की जानी मानी शख्सियत जनाब तारिक चौधरी साहब को स्टूडियो में दावत दी है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। चौधरी साहब, कौन है अयूब ठेकेदार? क्या मामला, क्या है, माजरा क्या है, ज़रा नाजरीन को हमारे बताएंगे। आपने जो इंटरव्यू दिया ना, इतना शानदार इंटरव्यू दिया है कि कोहिस्तान जो है वो जन्नत नज़ीर है। वो जन्नत नज़ीर है वाकई। ठेकेदार अयूब साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं आप, और आज़म स्वाति साहब जो कि सेनेटर रहे हैं, और फिर चीफ मिनिस्टर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं और फार्मर चीफ मिनिस्टर, उनके लिए जन्नत नज़ीर है। जिस जन्नत नज़ीर वो छोटा सा ज़िला है, आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, आपको पता होगा कि ना वहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना वहाँ कोई बड़ा कारोबार है, ना वहाँ कोई तेल निकला है, ना वहाँ का पर कोई जो है मदनियात ऐसे निकल आई हैं, कोई रेयर मिनरल निकली हैं। वो ट्रम्प साहब जिक्र करते हैं कि फलां फलां मुल्कों में रेयर मिनरल कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के उस छोटे से ज़िले में, जिसमें सवाई लकड़ी के कारोबार के या कोई टूरिस्ट आ जाते होंगे कोई, या फिर मेरे ख्याल सऊदी अरब वाले लोग रहते हैं बेचारे जो अपना गुजारा करते जो हैं। अगर मैं यहाँ आपको नाजरीन को भी बता दूं कि अगर कोई डॉक्टर वहाँ अपॉइंट होता है या टीचर वहाँ जाता है, तो वहाँ भैंसें और गाय बंधी होती हैं स्कूलों में, और उस टीचर या डॉक्टर के एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए लोग उन्हें देसी घी और अंडे देते हैं, पैसे नहीं दे सकते। ऐसा नहीं होता बेचारा। मैंने देखा है बहुत सारी क्लिप्स के लोग अपना जो है वो जनाजा जो है अगर किसी जगह पहुंचाना है तो उसको भी वो बांध के और खींच के लेके जाते हैं, या फिर ये है कि कोई मरीज हो तो उसको 4 पहियों पे उठा के दरिया पार करने के लिए पुल नहीं है। उस छोटे से ज़िले में 50 अरब रुपए का स्कैंडल मंजरेआम पे आया है, और ये स्कैंडल मंजरेआम पर नहीं आया, नैब में ज़ेर समात है। और 17 तारीख को परसों यानी कल स्वाति साहब पेश हुए थे, और जो वो ठेकेदार अयूब साहब हैं वो 1.5 अरब की प्री बारगेन मान चुके हैं, यानी मेरे से 1.5 अरब या 2 अरब ले लें, और बाकी वो जो नैब के स्वाति साहब का इसमें क्या कसूर है? उन बेचारे को क्यों आप? उनका कसूर सर मैं तो नहीं कह रहा। वो जो अदादोशुमार आया है सामने, 109 जायदादें हैं और उनकी मालियत है कोई 19 अरब की, और उसके अलावा कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 25 अरब रुपए की जो है कोई रिकवरी भी हो चुकी है। उसमें जो है 77 लग्जरी गाड़ियाँ और 73 अकाउंट बैंक अकाउंट मुंजमद किए गए हैं। और वो जो 77 गाड़ियाँ हैं उनमें ऐसी गाड़ी है जिनके सिर्फ आपने ये रिकॉर्ड पे आ चुके पर हैं। वो गाड़ियों की तस्वीरें आपने देखी होंगी, आप उसमें बैठे नहीं होंगे। जी, हम चला रहे नाज़रीन, ऐसी शानदार गाड़ी है। और उसमें कमाल ये है कि एक लेन देन हुआ जिसके बारे में स्वाति साहब अल्टीमेटली इसके पीछे जो है ना वो DI खान वाले चीफ मिनिस्टर साहब और ठेकेदार गंडापुर साहब उन्होंने वो पेश हुए और पेश किए। उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड है जी, मैंने एक बंगला बेचा था, स्वाति साहब ने बंगला बेचा ठेकेदार साहब के पास, ठीक है, और वो बंगले की कीमत थी गालबन 10 या 15 करोड़ रुपए या 20 करोड़ होगी। उसको जस्टिफाई करने के लिए जो लेन देन हुआ था आपस में बेहिंद सीन, वो बंगला 60 करोड़ में बेचा गया। यानी जो चीज़ 20 रुपए की थी वो मैंने आपको 100 रुपए की दी आपसे, और आपने ली मेरे से, और जस्टिफाई कर दिया कि सारा कुछ ठीक है। तो ये इतना बड़ा स्केल है उस सूबे में, जो सूबा 2013 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे साया है, ज़ेरे नगीन है, ज़ेरे इक़्तिदार है, और जिसके बारे में कहा था कि ऐसा मॉडल बनेगा जो पूरे पाकिस्तान के लिए नया पाकिस्तान की मिसाल होगा। 3 अदवार गुजर चुके हैं, परवेज़ खटक साहब के, महमूद खान साहब के, और अब जनाब गंडापुर साहब।
उस सूबे के एक ज़िले में हालत है। वो मालम जब्बा को भूल जाएं, BRT को भूल जाएं, दवाइयों के स्कैंडल को भूल जाएं, यूनिवर्सिटियों में पैसे नहीं हैं, यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेची जा रही हैं, ये सारी चीज़ें लोग जो हैं वहाँ चिल्ला चिल्ला के मर जाते हैं। उनको लेने के लिए एक गाड़ी रेस्क्यू 1122 की नहीं आती। उस सूबे के एक ज़िले में 50 अरब रुपए का जो है ना वो गड़बड़ घोटाला हो चुका है। चौधरी साहब, इसमें फिर गंडापुर साहब का क्या कसूर है? वो तो जुमा 8 दिन आए हैं। इसमें परवेज खटक साहब भी थे, असद कैसर साहब भी। अयूब ठेकेदार को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। तो अयूब ठेकेदार तो खटक साहब के दौर से बना हुआ है। बिल्कुल, वो भी हो गया। मैं वो अर्ज कर रहा हूँ ना कि दानी PTI का एक दावा होता था किसी ज़माने में कि मुझे टीम बनानी आती है, याद है आपको? जी जी। अब वो टीम बनाई उन्होंने पंजाब में बुज़दार, और उस बुज़दार के नाम पे फरा गोगियों का एक जुम्मे गफीर था जो सूबे को चला रहा था। ठीक है। परवेज खटक साहब का दौर आया तो उसमें भी जो कुछ BRT वगैरह और ये सारे जो मालम जब्बा का मामला वो भी सामने आया, आपने देख लिया वो कैसे टीम बनाई उन्होंने। फिर अगली दफ़ा उन्होंने कप्तान बनाया जनाब महमूद खान साहब को, जो कि अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए। तो उनके दौर में जो उसको सामने आया वो भी आपके सामने है। अब आपके सामने गंडापुर साहब का दौर है। लोग कहते हैं, मैं तो कभी नहीं गया, कि शाम 4 बजे के बाद आप DI खां में सड़क पर सफर नहीं कर सकते। ऐसे ही मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे को सड़कों पर सूरत ये है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि ANP का MP कत्ल हो गया, और उनकी अपनी पार्टी की वो जो शंदाना गुलजार साहब आए हैं, जिस सूबे में उनकी हुकूमत है वहाँ SHO पे इल्ज़ाम लगा रही हैं, कभी पुलिस पे इल्ज़ाम लगा रही है और कह रही हैं कहाँ है वज़ीर दिफा। मुझे बताएं कि सूबे का MP कत्ल हो गया और वो आवाज़ें दे रही हैं वज़ीर दिफा, मर्कज़ी वज़ीर दिफा को, जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब है, उसको आवाज़ें दे रही हैं। अपने चीफ मिनिस्टर को आवाज़ नहीं देती कि वो कहाँ है। लॉ एंड ऑर्डर कायम करना वज़ीर दिफा का काम है। ये तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें PTI बड़ा दोहरा मयार रखे हुए है। लेकिन यहाँ हम आप नहीं, वो जो था ना कि साफ चली शफाफ चली, उसका मुझे बताएं ना कि आप सूबे के रहने वाले हैं कि जिस सूबे के बार बार कह रहा हूँ कि एक ज़िले में 50 अरब का गड़बड़ हो गई। बड़ा बेचारा गरीब सा जिला है। जो टीचिंग अस्पताल की तस्वीरें आप देखते हैं रोजाना, जी जी, एबटाबाद जब पानी आता है जी जी, वो वहाँ मरीजों के जो बेड तैर रहे होते हैं, वहाँ कश्तियाँ चल रही होती हैं, लोग स्विमिंग इंजॉय कर रहे होते हैं। अभी वो स्वात में जो वाक़या हुआ, 18 जो गए थे डस्के के लोग, उनको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ रास्ता नहीं था। मैं गाड़ी और हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहा, ऐसा रास्ता जो फेंक उनको निकाल लें। किसी के पास वो लाइफ जैकेट नहीं थी वहाँ सूबे में, और 50 अरब। अच्छा, ये भी स्टोरियाँ आ रही हैं कि कोई ड्रामा होता था, एक बड़ा मशहूर ड्रामा परिजात, आपने देखा? जी 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 जी। उस परिजात में एक बंगला था। जी, बंगला, बिल्कुल। वो कहते कि वो बंगला पसंद आ गया अयूब साहब और उनके जो लेन देन वाले मामले थे। ठीक है। फिर वो वीडियो देखे वो बंगला भी खरीदा गया इसी में। वो आपको पता है सारी जायदादें जो हैं अब वो नैब की तहवील में हैं, वो अखबारों की तस्वीरें नहीं हैं, वीडियो नहीं है, वो सारा कुछ सरकार की तहवील में जा चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त कर्ब में अगर कोई कौम मुब्तला है तो वो सूबे की अवाम और बिलखुसूस अटक पार की अवाम, क्योंकि अटक के इस तरफ से सारे फैसले होते हैं और वो बेचारे जो अटक पार हैं उन जहाँ फैसले तो वही बात कर रहे हैं, फैसले होते हैं उस सूबे का चीफ मिनिस्टर साहब है और पूरी जो काबीना है वो या KP हाउस में होते हैं या डाला के बाहर भगड़े डाल रहे होते हैं। अब तो लाहौर भी पाए जाते हैं। हम उस पर आते हैं कि 21 जुलाई इलेक्शन आ रहा है। और कैसे मिर्जा अफरीदी साहब का फार्म बिल्कुल ये शरीफ फैमिली के फार्म के पास है जी। वैसे आपको एक और बताऊँ, आपके सूबे के बहुत बड़े बड़े जो बड़े बड़े अफरीदी और बंगश और पता नहीं कौन कौन से, उनके सबके घर लाहौर में है। वजह वो जो लाहौर साम्राज्य है, तख्ते लाहौर है जिसके बारे में बातें करते हैं, उसी लाहौर में उनके बंगले हैं। मैं बता देता हूँ सर, वो नहीं रहना पसंद करते ना, वोट लेते हैं वहाँ जाके। अच्छा, कमाते यहाँ से हैं और आपके सूबे के सारे बड़े बड़े लोगों के या कराची में घर है जी, या फिर हयाताबाद में भी है जी निशानी के लिए कि अपने सूबे में रहते हैं, या फिर लाहौर में है, इस्लामाबाद में भी है। ठीक है, आप मुझे बताएं नाम लें किसका घर इस्लामाबाद में नहीं है, एक नाम लें कोई, मैं बता देता हूँ गली कौन सी है, कौन सा महल है, कौन सा सेक्टर है। तो ये तो सूबे की आवाम बेचारी फिर जो भूख से और बेरोजगारी से, जिनके पास ना वसाइल है। कहा था कि वोट दें। तो अच्छा मुझे ये बताएं, अब 21 जुलाई को इलेक्शन है, आज हम 18 जुलाई प्रोग्राम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस आमदा इलेक्शन में अब तक ये नहीं तय हो पाया कि आया कि मिर्ज़ा जो फार्म हाउस वाले थे, क्या मिर्ज़ा अफरीदी साहब, ये जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं ये ऐसी क्या बला है कि इन्हें टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने तो हलाले पे हलाला किया, पहले नून लीग, फिर वो छोड़ी PTI, फिर PTI को तलाक दी, दोबारा न्यूट्रल पार्टी, और उसके बाद अब फिर वापस PTI।
تو یہ کیا حلالے پہ حلالہ کیے جا رہے ہیں, یہ چکر کیا ہے؟ دیکھیے ایک مرزا افریدی صاحب کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں, اب 2-4 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا. ابھی تک پاکستان تحریک انصاف جو سینٹ کی 11 سیٹیں ہیں نا, 21 جولائی کو الیکشن ہے, اس کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس کا اعلان نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. 6 جنرل سیٹیں ہیں, 2 ٹیکنوکریٹس کی ہیں, ایک لکھی سیٹ ہے, ایک جو ہے وہ خواتین کی سیٹ ہے. اب اس میں 92 ووٹ ہیں ان کے پاس, اور اگر وہ چاہیں, اگر پارٹی متحد ہے واقعی, اگر گنڈا ساری 11 کی 11 لے سکتی ہیں. نہیں 11 نہیں لے سکتے, لیکن 7 تو لے سکتے ہیں. وہ کوٹا اس طرح بنتا ہے نا, اپوزیشن کے ووٹ بھی اتنے تو ہیں کہ 3-4 بندے منتخب کرا سکتے ہیں. اب وہ پارٹی جو ہمیشہ پی ٹی آئی, جے یو آئی کو, پیپلز پارٹی کو, نون لیگ کو کہتے تھے کہ وہ کرپٹ لوگ ہیں, اب ان کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ہم ایک انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ جتنے آپ کے ووٹ بنتے ہیں وہ آپ جیت جائیں, یعنی 6 پی ٹی آئی جیت جائے اور 5 سیٹیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی, جے یو آئی مل کے جیت جائے, ایک ایک کر کے بندر بانٹ کر لیں. ان کی تو آج کل نماز نہیں ہوتی مولانا کے پیچھے. اچھا, نماز بھی ہوتی تھی لیکن اب ہو جائے گی. اچھا, اس میں اب یہ ہے کہ گنڈا صاحب اور ان کی باقی پارٹی جو ہے وہ تو راضی ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے الائنس نہ کیا, اگر ہم نے یہ بندر بانٹ نہ کی, یعنی انڈرسٹینڈ نہ کی, تو ہمارے بہت سے لوگ ایسے جو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, ٹوٹ جائیں گے. نمبر 1 یہ ہو گیا. نمبر 2, اب مرزا افریدی صاحب نون لیگ سے جیتے, نون لیگ کے بعد وہ آزاد ہو گئے. ثاقب نثار صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے. اس کے بعد وہ ڈپٹی چیئرمین بھی رہے, آپ کو یاد ہے. جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو بڑے سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے بیان دیا کہ 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. اب انہیں مرزا افریدی صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں. کارکن سراپا احتجاج ہیں, وہاں کچھ ڈیزرونگ کارکن ہیں, میں نہیں جانتا ان کو, عرفان سلیم صاحب ہیں, ربینہ ناز صاحب ہیں غالباً, ایک خرم ذیشان صاحب ہیں, جو قربانیوں والے کارکن ہیں, قربانیوں والے. پھر ایک اور بندہ جس نے سارا کچھ ان کا سوشل میڈیا جو ہے نا کریٹ کیا تھا, میں جانتا نہیں, وہ مشوانی صاحب تھے. جی جی, ان کو بھی نظر انداز کر دیا. باقی لوگوں کو نظر انداز کر کے ٹکٹیں مل گئی ہیں. دراور خان صاحب ہیں, امیر آدمی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو مرزا افریدی صاحب ہیں, اس کے علاوہ اعظم فاتح صاحب ہیں, اور ایک مشل یوسف زئی صاحب ہیں. وہ پتہ نہیں کیا ان کے ہیں, ان کے کریڈینشلز ہیں, کیا ان کی مہارت ہے. ان کے بارے میں رات میں سن رہا تھا کہ کسی میٹنگ میں گنڈا صاحب نے کہا, پارٹی کی میٹنگ میں, کہ جی یہ کسی کے کینڈیڈیٹ ہے, جس کے کینڈیڈیٹ یہ ہیں, ان کو علیمہ خان صاحب پسند نہیں کرتی. اور وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایڈوائزر تھی فرسٹ لیڈی کی, فارمر فرسٹ لیڈی کی. تو اب اس پہ جھگڑا پڑا ہوا ہے. علیمہ خان صاحب کسی اور کو بنانا چاہتی ہیں, اندر سے جو ڈیالر سے لسٹ آئی ہے وہ کوئی اور ہے, برسٹر سیف صاحب کی چوائسز کچھ اور ہیں, گنڈا صاحب کی کچھ اور ہیں. ابھی تک 2 دن باقی ہیں, ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کون حتمی طور پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ تحریک انصاف جس کو ٹیم بنانی آتی تھی, اس کی ابھی تک طے نہیں ہو سکا کہ سینٹ. صاحب میں وقت کی قلت کے باعث اپنے آخری سوال کی طرف جاتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو 73 فرقے خود پی ٹی آئی کے اندر بن چکے ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب چلا رہے ہیں پارٹی, شبلی فراز صاحب نے بھی سنا ہے آج کل 12 کروڑ روپے کھائے بیٹھے ہیں, وہ بھی ٹکٹ کی مدد میں. کھائی یا نہیں کھائی, یہ بھی آئی کہ کسی نے الزام لگا دیا کہ مرزا صاحب جو ہے انہوں نے پیسے دیے ہیں. آگے سے مبینہ طور پر جو شبلی فراز صاحب انہوں نے پیسے لیے, لیکن میں نے پیسے لے کے وکیلوں کو دے دیے کیس لڑنے کے لیے. اب مطلب یہ ایڈمٹ کر گئے کے لیے. ہاں, اچھا, بہت سے وکیل موضوع ایسے وکیل ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی ملتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم نے کیس فری لڑے. اچھا, ایک اور بھی ہے اس کا پہلو کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ وکیلوں کو دینے کے لیے پیسے باہر سے آئے تھے. اب وہ وکیل کہہ رہے ہیں میں نے تو کیس فری لڑا, وہ جو باہر والا پیسہ آیا وہ بھی کہتے ہیں ان کو دیا, وہ جو 12 کروڑ آیا تھا وہ بھی ان کو دے دیا. وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, عجیب سی کہانی ہے. مطلب کہانی کے پیچھے ہے کہ مال و دولت کی کہانی نکلتی ہے. تو یہ ساری ٹرانزیکشن بھی گرے ہو گئی. وہ ان کے اپنے لوگ بیان دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر مرزا صاحب نے نہیں دیے تو بندہ آیا کہ کہہ دے نہیں لیے ہم نے. اب یہ ان کی تردید تصدیق میں تو نہیں کر سکتے نا, نہ آپ کر سکتے ہیں. میرے اوپر فرقہ الزام لگے کہ میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں, تو اس کی تصدیق کون کرے گا؟ آپ بھی کریں گے نا. 12 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں, اور دوسری طرف صوبے کا حال یہ ہے کہ ایک رسی تک نہیں ہے, ایک رسی جو مرتے ہوئے لوگوں کو بچائے. تو بہت شکریہ جناب طارق چوہدری صاحب, آپ کا آپ نے وقت دیا. ناظرین کرام, وہ کیا کہتے ہیں, عجب کرپشن کی گجب کہانی. یہاں تو گجب سے بھی اوپر عجیب حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہی صوبہ خیبر پختونخوا کے حالات اور اس کے مکینوں پر رحم فرمائے, اور اس ساری
جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک مثبت چیز یہ نکلی کہ کم از کم لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے، پلی بارگین کر رہے ہیں، قومی خزانے میں چیزیں لوٹا رہے ہیں اور یہ مان بیٹھے شبلی فراز صاحب کہ ہاں میں نے 12 کروڑ روپے پکڑے، اب وہ آگے وکیل صاحب کو دیے کس کو بھی دیے، لیکن چلیں پکڑنے کا مان گئے تو اتنی اتھارٹی تو چلے قائم ہے اور ریاست اپنے قانون اور عملداری اس کی کر رہی ہے۔ دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔